नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस फ्यूल चैनल में। जैसा आप सभी को पता है कि ये हमारा चैनल नया ओपन हुआ है और आज हम इस चैनल की पहली क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी की यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जो कि 2016 का है और हेल्ड हुआ था 1 फरवरी 2019 को। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं सेब की कृषि के लिए, केला की कृषि के लिए, अंगूर की कृषि के लिए या केसर की कृषि के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी कि केसर की कृषि के लिए। करेवा जो कि कश्मीर घाटी में स्थित एक अंतर पहाड़ी घाटी है जो प्लायोस्टीन युग से संबंधित है और ये निक्षेपों और अवसादों से बनी है। ये बारीक दानेदार रेत, दोमट और नीली रेतीली मिट्टी के जमाव से बने होते हैं। ये कश्मीर की वाणिज्यिक कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पामपुर करेवा मुख्य रूप से केसर की कृषि के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसमें बादाम, अखरोट, सेब और खुमानी की कृषि भी की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। नंबर 1, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, सूर्य का घूर्णन। इसका आंसर है 2 और 3, यानी पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। अब बात करेंगे हम इसके बारे में। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी का परिक्रमण, यानी पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष स्थित या बदलती रहती है, जिस कारण मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में मुख्यतः 4 अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं में परिवर्तन से ऋतु परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। वहीं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? जिसका आंसर है 1। सागर तल पर वातावरण द्वारा 1013.25 मिलीबार दबाव डाला जाता है। वायुमंडलीय दबाव के वितरण को समदाब रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक कल्पित रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायु दाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। दक्षिण पश्चिम मानसून को गति उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं प्रदान करती हैं। ये धाराएं दक्षिणी पश्चिमी पवनों को गति प्रदान करती हैं, जिससे ये पवनें अवरोधों से टकराकर पर्वतीय वर्षा लाती हैं व बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवदाबों को खींचकर भारतीय भूभाग के आर्द्र पवनों को ऊपर उठाकर संवहनीय वर्षा कराती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है डी, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चंदन सामान्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपी के उत्तर पूर्वी पठारी भाग एवं शिवालिक के भाबर व तराई प्रदेश में है। यहाँ मुख्य रूप से चंदन, सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस और त्रिफला के पेड़ पाए जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है। फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? इसका आंसर है क्षारीय।
मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम की प्रचुरता के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जो फसल उत्पादन के उपयुक्त नहीं होती। फसल उत्पादन के लिए क्षारीय मिट्टी में जिप्सम या चूना मिलाकर तथा सिंचित कर चावल, गन्ना, कपास, गेहूं व तंबाकू की उपज पैदा कर दी जाती है। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका आंसर है SHL राउरकेला। SHL राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। और टिस्को जमशेदपुर की बात करें तो इस कारखाने को 1907 में स्थापित किया गया था। HSL भिलाई इस्पात संयंत्र को 1955 में पूर्व सोवियत संघ द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। HSL दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल है 14.49 मिलियन हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश दोस्तों हमारा जो प्रदेश है, नहर द्वारा और भूमिगत जल दोनों की सिंचाई के लिए प्रयोग अन्य राज्य की तुलना में यहाँ अधिक होता है। कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर है ए यानी केरला। केरला थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसके तटवर्ती भागों में थोरियम पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः मोनोसाइट बालुका निक्षेप से प्राप्त होता है। इसका निर्माण पी कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बनने से हुई है। 10वां क्वेश्चन पर आते हैं। 2001 से 2011 के दशक में केरल की आबादी में महिलाओं की अनुपात बढ़ा। उसी दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहां महिलाओं की बात आ जाए तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आंसर देखते हैं। 2001 में केरल राज्य की आबादी में लिंगानुपात 1058 था, जो वर्ष 11 में बढ़कर 184 हो गया, जो महिलाओं में अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2001 में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग का लिंगानुपात 960 था, जो 11 में घटकर 958 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डुरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? इसका आंसर है भारत और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इसका निर्धारण सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड द्वारा किया गया था। 1896 इसका समय काल है। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। इसका निर्धारण सर सामरिल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किया गया था। भारत को चीन से मैकमोहन रेखा अलग करती है। इसे वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव आवश्यक होती है? इसका आंसर है धान। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता है कि धान की कृषि के लिए जल जमाव की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, क्योंकि पानी के जमाव से खेत में फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। जल जमाव से धान के खेत में नीलहरित शैवाल भी पनपते हैं, जो खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति में सहायक होते हैं। अब 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर, सोना, लौह, कोयले जुड़े हुए हैं, इनका स्थान क्षेत्र बताना है। तो इसका आंसर है बी यानी खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। खेतड़ी में तांबा, कोलार में सोना पाया जाता है, कुद्रेमुख में लोहा और झरिया में कोयला। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
सघन सन्निवेश बसाव पाया जाता है। जलोढ़ मैदान में अधिवास ऐसे स्थान को कहते हैं जहां मानवों द्वारा निर्मित बस्तियों या आवासों का समूह होता है। जल की उपलब्धता, भूमि की उर्वरता के कारण नदी घाटियों के पास अधिवासों का विकास हुआ है। सघन अधिवास के अंतर्गत उन ग्रामीण अधिवासों को शामिल किया जाता है जो पास पास स्थित कई गृहों का समूह होता है, जिनका आधार प्रकीर्ण अधिवास की तुलना में बड़ा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 इज निम्नलिखित वनों में से एक बबुल और बाओबाब पेड़ पाए जाते हैं। इसका आंसर है सवाना। सवाना बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री अक्षांश हो। अब जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, तो इधर हो गया 10 और इधर, यानी 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये वाले एरिया में पाया जाता है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सवाना बायोम में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है। बबुल और बाओबाब इसी बायोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या है 100 से 200 अरब। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक पुंज है, जो हमारी आकाश गंगा है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट आकाश गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सौर मंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। सूर्य के समीप ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। चौथा है, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं। इसका आंसर है 1, 2, 3 सही है, यानी ये तीनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह भिन्न भिन्न संरचनाओं, आकारों, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान व सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अवधि की दृष्टि से भिन्न हैं। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं, यानी इसका तापमान इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य के समीप ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। बाह्यतम ग्रह बृहस्पति और शनि गैसों के, जबकि अरुण व वरुण बर्फ के विशालकाय गोले हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन करें। पहला है, सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। ये अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती है, यानी घटती बढ़ती रहती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये सब सही है। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को सौर कलंक कहते हैं। माना जाता है सर्वप्रथम गैलीलियो, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो ने सौर कलंक की पहचान की। सौर कलंक चारों तरफ से क्रोमोस्फेयर से घिरे होते हैं। सौर कलंक के चारों तरफ फैले क्रोमोस्फेयर की तुलना में इनका तापमान लगभग 1500 डिग्री कम होता है। सामान्य आकार के सौर कलंक का व्यास
1600 किलोमीटर तक होता है और सौर कलंक का जीवन काल कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक रह सकता है। 19वां क्वेश्चन है, यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र स्थापित है। माफ कीजिएगा, क्रिब्को संयंत्र आधारित है, यानी ये पूछ रहा है कि यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र किस पर आधारित है। इसका आंसर है गैस ऊर्जा पर। यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र गैस ऊर्जा पर आधारित है। इसे हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के आधार पर 6 नाइट्रोजनी उर्वरक उद्योग स्थापित किए गए, जिसमें बीजापुर, सवाई माधोपुर, अनोला, जगदीशपुर, डबराला, शाहजहांपुर शामिल हैं। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं, ये कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाइएगा। इसका आंसर है इमैनुअल कांट। मुझे एक पदार्थ दो और मैं उससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ये कथन इमैनुअल कांट का है। ये एक जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना को प्रतिपादित किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों, ये रहे आज के टॉप PYQs। अगली क्लास में मिलते हैं नए सवालों और आसान तरीकों के साथ। तैयारी में फ्यूल चाहिए तो याद रखिए GS फ्यूल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि GS फ्यूल के साथ मिलेगी स्मार्ट स्टडी और श्योर सक्सेस। अब थोड़ा PYQ हो गए क्लियर, तो डर किस बात का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें GS फ्यूल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।